हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत वार्षने और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, बहुत ही स्मूथली हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स ऑफ दैट चैप्टर। हमने बहुत बेसिक्स सीखा था उसमें, बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल का हमने उसमें देखा कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कैसे हुई, हाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। उसका हमने बैकग्राउंड पढ़ा, एक तरह से हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या है क्या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं टू द हायर लेवल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि चैप्टर 2 जो कि एनालिटिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये बिल्कुल नया है एक तरह से आपके लिए। जो अभी तो जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया बिल्कुल बेसिक्स था, जो कि हमने 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड पे हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज़ जानी कि आयोटा क्या होता है, इसको सिर्फ सॉल्व करना, छोटे मोटे क्वेश्चंस, पोलर फॉर्म, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीज़ें हमने बहुत ही बारीक सी चीज़ें हमने पढ़ी, समझी और उसको सॉल्व किया। अब जो मैं बताऊंगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बहुत स्मूथली हम करने जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लेट्स स्टार्ट गाइस। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ विक्रांत वार्षने और आज हम शुरू कर रहे हैं एनालिटिक का लेक्चर 1। देखते हैं चैप्टर 2 है हमारा, एनालिटिक फंक्शन है। हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है। भैया आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा, लिमिट्स वाला चैप्टर आपने, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू एच अप्रोचेज जीरो या टेंस टू, बात एक ही होता है, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। इस तरीके से आपने सीखा। देन आपने सेकेंड फार्मूला सीखा होगा कि राइट हैंड लिमिट एफ डैश ए इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, बस इतना फ़र्क ही, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ जो फंक्शन है वो हमारा प्लस में हो जाता है राइट हैंड में। और हमने एक डायरेक्टली सीखा है कि फंक्शन की जगह पे अगर x इज इक्वल टू ए पर एफ ए आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पार्टिकुलर पॉइंट जो हमें गिवन होता है। ये हमने बहुत ही बेसिक चीज़ हमने क्लास 11th का चैप्टर जो है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, हमने उसमें बहुत ही स्मूथली वी हैव सीन दैट अलॉट। अब हम बढ़ते हैं बीएससी की तरफ। जो बीएससी क्या, ये एक्चुअली एमएससी फर्स्ट ईयर का बहुत स्पेशल टॉपिक है। एमएससी फर्स्ट ईयर में आपको एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से बहुत ही एडवांस्ड बुक होती है, जिसमें ये चीज़ फिर से आपको देखने को मिलती है इन एडवांस लेवल। बीएससी में हम सिर्फ वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सीढ़ी अपना ऊपर चढ़ाएंगे पैर, तो कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा ही। अब देखते हैं। अब ये हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि अब जो नई चीज़ हमारे सामने आती है वो है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन देखो, मैं गाइज इसके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, यू विल गेट द पीडीएफ ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है क्या। एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन कुछ नहीं है, आपको मैं बहुत ही डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। मान लीजिए ये कोई हमारा एक एरिया है जिसको हमने डी बोला है, हमने एक डोमेन लिया। डोमेन मतलब कोई एक एरिया, एक छोटा सा कोई पोर्शन है, हमने उसको डी बोला है, डोमेन बोल दिया, ठीक है। हमने कहा कि कोई भी फंक्शन है जेड, एफ जेड, वो डिफरेंशिएबल है इन डोमेन डी, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इन अ डोमेन डी एक एफ जेड फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, मान लीजिए इन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, और इन पॉइंट्स पे जिस जिस पे क्रॉस लगा हुआ है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एक चीज़ आपने देखी कि ये सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, मींस कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एट पार्टिकुलर पॉइंट्स ओनली, नॉट इवन कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। हम इसमें कहेंगे किस तरीके से, टू चेक एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन जी। हमें जब ये चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, एफ डैश जेड, जेड आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जिस्ट ओनली ऑन सम पॉइंट्स। हमने देखा कि इस डोमेन में कुछ ही पॉइंट्स पर ही ये डिफरेंशिएबल हुआ, मैं यानी कि कुछ ही पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल हो पाया।
ठीक है। द पॉइंट्स ऑन विच एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स और सिंगुलैरिटीज़। आप इस चैप्टर को भी बहुत ही अच्छे से देख लीजिए कि सिंगुलर पॉइंट्स किसे कहा गया है यहाँ पे। सिंगुलर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को क्या कहा गया है जो डोमेन डी में एफ जेड पर डिफरेंशिएबल नहीं थे। वो पॉइंट्स हैं जिन पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। बहुत ही बारीक चीज़ है, बहुत समझने वाली है। और जिन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं था उनको हमने बोला है सिंगुलर पॉइंट्स और यानी कि सिंगुलैरिटीज़। ठीक है। और इस चीज़ को हमने डिनोट किया है जेड नॉट से, यानी कि सिंगुलैरिटीज़ इज डिनोटेड बाय जेड नॉट। ठीक है। अब मान लीजिए, आपको मैं और समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। मान लीजिए हमने किसी खेत में 100 पौधे लगाए। ठीक है, 100 पौधे हमने एक खेत में लगाए, 1 बीघा खेत में हमने 100 पौधे लगाए। ठीक है। उन 100 पौधों में ज़रूरी नहीं है कि सारे पौधे ही हमारे फर्टिलाइज हो सकें, सारे पौधे ही हमारे जो उगें। हो सकता है उनमें से 2-4 पौधे ऐसे रह जाएं जो नहीं फर्टिलाइज हो पाएँ, जो जहाँ पे मतलब कोई ना कोई कमी रह गई हो। मतलब यानी कि कहना का ये है कि हमने 100 फूल लगाए, उनमें से सिर्फ 48 फूल या फिर यानी कि 97 फूल ही हमारे मतलब खिले और बाकी के 2 या 3 फूल हमारे नहीं खिल पाए। जो जो फूल हमारे नहीं खिल पाए उनको हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैंने अब इसको आपको और एलाबोरेट कर दिया कि जो पॉइंट्स हमारे जो नहीं हो पाया, जो सक्सेसफुल हमारे जो फूल नहीं खिल पाए, उनको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। और जो हमारे फूल खिले उनको हमने ऑलरेडी बोल दिया कि इस इन पॉइंट्स पर, इन फूलों पर हमारा जो फंक्शन था, हमारी जो पौधा हमने लगाया था वो सक्सेसफुल रहा, यानी कि हमारी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। हाँ, तो सीधी सी वही भाषा हमने इसी चीज़ में कही है कि कुछ पॉइंट्स पर तो ये डिफरेंशिएबल हुआ, कुछ पॉइंट्स पर नहीं हुआ। जिन पर नहीं हुआ हमने उनको सिंगुलर पॉइंट्स बोला। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। एनालिटिक फंक्शन बहुत ही ईजी तरीके से हम देखते हैं। एफ डैश जेड exist in domain D at each point except some finite points is called analytic function। यानी कि कुछ एक डोमेन डी का, जैसे कि अभी हमने समझा, वही चीज़ मैंने आपको इस चीज़ में लिखी है कि डोमेन डी के कुछ पॉइंट्स पर तो वो एग्जिस्ट करा, मतलब कुछ पॉइंट्स पर तो डिफरेंशिएबल था, सम पॉइंट्स पर जो कुछ फाइनाइट पॉइंट्स थे जिनकी कुछ लिमिट थी, उन पर ये जो हमारा जो एफ जेड फंक्शन जो था वो डिफरेंशिएबल नहीं था। तो उसी चीज़ को डिफाइन करते हुए हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। सो एफ डैश जेड एग्जिस्ट इन डोमेन डी एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। अब एक चीज़ और आपको सीखनी है यहाँ पे। अब तक हमने पढ़ा फंक्शन जेड होता है, अब हम आते हैं डब्लू के ऊपर। भाई डब्लू बराबर होता है एफ जेड और फंक्शन के बराबर, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली डब्लू जो है एक फंक्शन को शो कर रहा है और फंक्शन है हमारा एफ जेड, और एफ जेड इज इक्वल टू है हमारा यू प्लस आई बी। ये आप अब आगे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे यू प्लस आई बी से काम चलेगा। अब इसको और एलाबरेट करते हैं। हमने बहुत पहले सीखा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो हमने क्या किया, w इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई बी ऑफ एक्स वाई। भाई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने आप में। अब आते हैं रेगुलर फंक्शन पे। रेगुलर फंक्शन हमारा क्या कहता है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन डोमेन डी, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। भाई देखो, एनालिटिक और रेगुलर में डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो रेगुलर फंक्शन होगा उसका हर एक पॉइंट, हर एक किसी भी पॉइंट पर अब अगर आप चेक करेंगे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, रेगुलर है या नहीं है, तो वो यही है कि उसमें डिफरेंस की एनालिटिक में तो कुछ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हुआ, और जो रेगुलर में होगा वो सारे पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है रेगुलर में और एनालिटिक में, बाकी दोनों का मतलब सेम है कहने का। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी कि एनालिटिक में और जो अपना रेगुलर फंक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है
कि एनालिटिक में जो होता है कि कुछ ही पॉइंट्स पर वो मतलब सारे पॉइंट्स पर नहीं हो पाता है डिफरेंशिएबल, और रेगुलर फंक्शन में हर एक पॉइंट पर वो अपना क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इसके बारे में। काउची रायमन इक्वेशंस बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स हर साल रिपीट होता है, मैक्सिमम क्या मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन कभी आना छोड़ेगा ही नहीं। इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वी टॉक अबाउट बुंदेलखंड, झांसी, MJPRU बरेली, कानपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा लो ऑल ओवर इंडिया, ये CR इक्वेशंस नहीं छोड़ता अपने आप में, ये एक हमेशा आती है एनालिटिक फंक्शन। इस चैप्टर का जो बेसिस पे जो, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो ना इस चैप्टर में, अगर यही एक आप थ्योरम तैयार कर लेते हो तो यू विल गेट 10 आउट ऑफ 5 मार्क्स। इस चैप्टर में आप 50% यहाँ से कवर कर चुके हो, मतलब आपका एक थ्योरम 50% काम करा रही है। क्वेश्चंस के बेस पे आप मत टिको, क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं अब मत करो, पर इस थ्योरम को तैयार कर लो। कुछ नहीं आता है ये करके आओगे ना, 50% आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, समझ लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं हमने क्या किया कि लेट किया W एक कोई एनालिटिक फंक्शन हमने लिया, FZ इजिकल टू U प्लस IB, जहाँ पे इस तरह, अभी तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अब CR इक्वेशंस क्या कहती हैं, अब देखो इसको क्या कहा है, इफ़ W इज़ एनी एनालिटिक फंक्शन देन इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। भाई अब अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक कहोगे तो उसे CR इक्वेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर वो उनसे गुजर गया तो समझ लीजिए वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक कहलाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक आप कहना चाहते हैं तो उसको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होंगी, दैट्स इट। सो बस इतनी सी बात। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन के ऊपर। नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, नेसेसरी कंडीशन कुछ नहीं है, एक तरह का प्रूफ है अपने आप में। इफ़ FZ इज इक्वल्स टू W इज इक्वल टू U प्लस IB, मान लीजिए कोई एक एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन D, देन UV मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। सिंपल है। अब CR इक्वेशंस को याद करने का सिंपल फंडा यही है कि U B X Y X। बस दिक्कत क्या है, जहाँ पे U के साथ Y आया उधर माइनस कर दो, बस जहाँ पे U के साथ Y आया उसको माइनस कर दो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, पार्शियल डेरिवेशन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है। इफ़ FZ W इज इक्वल टू U प्लस IB इज एन एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन D, देन UB मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। ये हमारी CR इक्वेशंस है। प्रोवाइडेड 4 पार्शियल डेरिवेटिव 1 2 3 4 UX UY VX VY, ये आप देख रहे। अब इसका प्रूफ की तरफ देखते हैं। मान लीजिए FZ कोई, यानी कि W हमारा कोई एक एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D, सो W जो dW अपॉन dZ है, जो उसका डेरिवेटिव है, एग्जिस्ट करेगा एंड है सेम वैल्यूज अलोंग एवरी पाथ, हर एक पाथ पर उसकी एक ही वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं उसको हम किस तरीके से एलाबोरेट करते हैं। इस चीज़ को हमें एलाबोरेट करने के लिए अब क्या करेंगे, हमने बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी है कि हमने जो छोटे क्लासेस में देखा है कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जो होता है लिमिट के अकॉर्डिंग, अगर हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या निकालते हैं। मान लीजिए z हमारा कोई फंक्शन है तो f(z) इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f(z) प्लस डेल्टा z माइनस f(z) अपॉन डेल्टा z। भाई सीधी सी बात है, जो यहाँ पे वो यहाँ होता है, वही यहाँ होता है। भाई लिमिट किस पे लग रही है, वही चीज़ यहाँ आती है। ठीक है, अब क्या किया भाई, आप जानते हैं कि z इजिकल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला, ए बोला है सॉरी। अब FZ इजिकल टू हमने ऑलरेडी कह दिया है कि U प्लस आई बी है, और हम इसको जानते हैं U प्लस आई बी को हम दूसरी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन ए और 1 बोला है, और इसको हमने स्टार बोला हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर भाई जाहिर सी बात है, चेंज लेंगे किसी चीज़ का, डेल्टा लेंगे तो सारे में डेल्टा ही आना है। तो डेल्टा Z इजिकल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, सिंपल है। ये इक्वेशन ए और बी हो गया। हमने इनको दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर हमें क्या मिला भाई, ये हमने ऐड क्यों किया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है इतना, ये हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी नीड है।
उसके बाद हम इसकी सेम वैल्यू रखेंगे, बाकी कुछ कारस्तानी हमने नहीं की है, सिर्फ जो हमने खेल खेला है सिर्फ इसी के ऊपर हम खेलेंगे, अब कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। हमने क्या किया, जेड प्लस डेल्टा जेड किया, इसके अकॉर्डिंग हमने जोड़ दिया, एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो आई वाली टर्म थी वो एक साइड में और बाकी टर्म्स एक साइड में ले ली हमने। ठीक है, इसको अपने इक्वेशन 2 बोला है, इसको इक्वेशन 1 बोला था ये वाली, और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 1 2 एंड स्टार। भाई जो 1 और 2 की जो वैल्यू है हमारी ये वाली, हम सीधे सीधे, मैंने कहा ना आपको, जो भी खेल करना है इसी इक्वेशन के साथ होना है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू रखेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ जेड लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। भाई सीधी सी बात है, आप जेड की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वही रखेंगे ना, और वाई प्लस डेल्टा वाई आप रखते रहो, प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। सिंपल है। अब यहाँ देखो, आप इस चीज़ को देखो, बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जेड प्लस डेल्टा जेड की हमने वैल्यू यहाँ रखी, माइनस एफ जेड की वैल्यू हमने ये रखी, बस सिंपल वही काम मैंने किया है और कुछ नहीं किया। माइनस एफ जेड, ये एफ जेड की वैल्यू और ये जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू, सिर्फ इतना ही किया है मैंने, अभी कुछ नहीं छेड़ा है इसमें। अब बात आती है हमारे आगे की स्टेप्स की। अब हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। मैंने u वाली टर्म एक तरफ ले ली और i वाली टर्म एक तरफ सेपरेट की, i कॉमन लिया, v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में डेल्टा जेड की जगह पे जो हमने फाइंड किया था डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ये हमने किया। अब हम लिमिट अलग अलग कर लेंगे, इसके इतने की लिमिट अलग करेंगे और इसके आई वाले के साथ लिमिट अलग करेंगे, बस इतना और करना है। देखो अभी क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे, जब एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, इसके अलोंग चलेंगे, मान लीजिए इसके अलोंग चलेंगे, भाई ये हमारी पॉइंट है, तो y तो ज़ीरो ही रहेगा ना यहाँ पे, डेल्टा जो चेंज इन y होगा, जो चेंज इन जो y एक्सिस होगा वो तो ज़ीरो रहेगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जब हम y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो चेंज इन जो x एक्सिस होगा वो ज़ीरो होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, बेसिक चीज़ है। तो जैसे ही डेल्टा y ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा z होता है हमारा डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई, तो डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, और जब डेल्टा जेड टेंस टू करेगा ज़ीरो को तो वो भी टेंस टू करेगा ज़ीरो को ही। सो इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अभी हम केस 1 देख रहे हैं, ये हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है ये। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आई। वही चीज़ है, कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ जहाँ पे जो डेल्टा वाई था उसको जीरो किया मैंने, सिर्फ डेल्टा वाई को जीरो किया, बाकी एज इट इज़ मैंने सेम उतार दिया, और अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई था वो भी जीरो हो गया, बचा क्या डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मैंने से लिमिट अलग अलग कर दी, आई वाले के साथ जो इमेजिनरी टर्म थी उसके साथ अलग लिमिट ली, और जो रियल पार्ट था उसके साथ लिमिट अलग कर दी। सो इस तरीके से ये इतनी लिमिट अलग और इसके साथ लिमिट अलग, ये ही किया है मैंने, u ऑफ एक्स प्लस इतना, और ये हो जाएगा आई कॉमन है तो ये वाली लिमिट यहाँ आ गई। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स होता है लिमिट एच टेंस, ये सिंपल आप देख पा रहे होंगे कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स, और ये बन रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, सिंपल बिल्कुल वही चल रहा है, कुछ नहीं है। आपको देखो, अब देखो हमारा बस हम एंड पे हैं, हमारा क्या आया, एफ डैश जेड इजिकल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स सेम, प्लस आई कॉमन था वहाँ पे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू का फंक्शन था, यहाँ पे वी का फंक्शन है। अब हम चलेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे इस तरीके से, तो जो चेंज इन एक्स एक्सिस होगा वो तो ज़ीरो होगा, भाई यहाँ तो कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, जो वेरिएशन था वो सिर्फ यहीं हो रहा है, जो वेरिएशन है वो सिर्फ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के लाइन पे हो रहा है, बाकी तो कहीं एक्सिस वो चेंज हो नहीं रहा है, तो जो चेंज इन वाई एक्सिस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो
अब हम देखेंगे केस नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे अलोंग एक्स वाई एक्सिस की। अब जैसे ही वाई एक्सिस की बात आई, चेंज इन एक्स एक्सिस इजिकल टू 0, डेल्टा जेड इजिकल टू ये था। अब बचेगा क्या हमारे पास, आई डेल्टा वाई, और आई को फिर से हमने नीचे ख़त्म कर दिया तो डेल्टा वाई टेंस टू 0 रह जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 करना है, मतलब इक्वेशन हम पीछे वाली में जाएंगे और वही चीज़ हम फिर से करेंगे। एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था 0 किया, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस, वही सेम काम किया है मैंने, कुछ नहीं किया, आप देख लो वही चीज़ है। और यहाँ पे आई डेल्टा वाई किया, क्योंकि डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई था। अब बचा क्या, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 किया तो आई डेल्टा वाई बचा। अब आप जानते हैं कि 1/i यहाँ से कॉमन आया, लिमिट डेल्टा वाई, और ये वाली चीज़ मैंने फिर से सेपरेट कर ली, मतलब जो लिमिट वाली बात थी वो मैंने फिर से अलग अलग कर ली, मतलब फिर से वही फॉर्मूला मुझे फिर मिल गया जो हम डेरिवेटिव में देखते हैं लिमिट में। सो अब क्या मिलेगा, 1/i, आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/i इज इक्वल टू लिख सकते हैं -i, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1/i डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। और इसको इक्वेशन हमने v1 बोला है और इसको इक्वेशन हमने a1 बोला है। जो केस 1 इक्वेशन आई a1 और जो केस 2 इक्वेशन आई हमने उसको v1 बोला है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कराएंगे कंपेयरिंग a1 एंड v1, ये हमारी a1 और ये v1 इक्वेशन। जैसे ही कंपेयर कराओगे ये वाली a1 ये वाली b1, इसके साथ में इसके साथ जो i वाला पोर्शन है रियल और इमेजिनरी हम कंपेयर करा लेंगे, सिंपल। जैसे ही रियल इमेजिनरी कंपेयर कराओगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये i से i कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बी यानी कि डेल बी इज इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा। सो सिंपल है, डेल बी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम u का फंक्शन इधर ले आएंगे तो यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी एक्स, सिंपल। बस यही चीज़ हमारी क्या थी, इसी चीज़ को हमने सी आर इक्वेशंस बोला। सो हमने क्या देखा कि अगर किसी भी फंक्शन को मान लीजिए एनालिटिक शो करना है तो हमें ये वाली इक्वेशंस को प्रूव कराना है, सिंपल है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम इसकी एक पोलर फॉर्म और देखेंगे, पोलर फॉर्म हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वी विल टॉक अबाउट दिस पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशंस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे और इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल आप जाएंगे, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स for watching this video. Thanks a lot guys, have a good day.